हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 साइंस का। फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज इसकी पार्ट नंबर 6 छठी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 5 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन वीडियोस को जाके देखिए, तभी आपको आज की क्लास समझ आएगी। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसे आज कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज क्रम से वीडियोस को देखते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो प्रॉपर, क्योंकि आप पढ़ लो कितना ही, अगर आपने लिखा नहीं, उसे याद नहीं करा, समझा नहीं, उसे मतलब बार बार देखा नहीं आपने नोटबुक को, तो फिर आप सब कुछ भूल जाओगे। ऐसे वीडियोस देखने से कुछ फायदा नहीं है। जो भी कुछ मैं लिखवाती हूँ उसको नोट जरूर करना है आपको और अपनी एक सुंदर सी नोटबुक बनानी है। अगर आपके पास नोटबुक होगी तो आपको परीक्षा के समय कुछ दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपके एग्जाम में आप नोटबुक को उठाओगे और उससे क्वेश्चनों को अपने देख लोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मैं आपको सारे कराती हूँ, वे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि कोई कांच का खोखला गोला है, उसको हमने काट दिया और काटने के बाद या तो उसके उभरे हुए तल पे कलाई कर दी या फिर उसके दबे हुए तल पर कलाई कर दी। एक तल पे कलाई कर दी और दूसरे तल को हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया, तो जो हमारा दर्पण बना वही कौन सा दर्पण बनता है, हमारा अवतल या उत्तल दर्पण बनता है। इन्हीं को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण होता है जो कांच की एक सीधी प्लेट ली, उसकी एक साइड कलाई कर दी और दूसरी साइड हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया, वो होता है हमारा समतल दर्पण। तो हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल 3 प्रकार के प्रतिबिंब हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण गोलीय तो नहीं है, लेकिन मैं इसी में लिखवा दूंगी आपको प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाता है। तो नंबर फर्स्ट हम कौन सा देखेंगे, अवतल दर्पण। जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? वो 6 प्रतिबिंब बनाता है, 6 प्रकार से। मतलब वस्तु को हम 6 स्थितियों पे रख सकते हैं और 6 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा। तो अवतल दर्पण को हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में क्या है, 6 स्थितियां संभव है। अवतल दर्पण में 6 स्थिति संभव है, मतलब 6 प्रकार से प्रतिबिंब बना सकता है। इस किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसमें से एक एमसीक्यू आपके पेपर में जरूर आएगा हर साल। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है ना, इनमें से एक एमसीक्यू जरूर आता है। बच्चे इन्हें रटते हैं, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी, ये प्रतिबिंब बनना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा दोगे। नंबर 2 कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में 2 स्थिति संभव है। कितनी स्थिति संभव है? 2 स्थिति। और अभी मैं आपको दर्पण पढ़ा रही हूँ, उत्तल अवतल लेंस भी होते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में आपसे अगर अवतल दर्पण की परिभाषा पूछी जा रही है तो दर्पण की देनी है, अवतल लेंस की पूछी जा रही है तो अवतल लेंस की। दोनों में न्यूमेरिकल भी है, दोनों पहचानना है आपको कि वहां पे दर्पण लिखा है या लेंस। पेपर में मतलब बच्चे इतने में हो जाते हैं, दर्पण को लेंस पढ़ लेते हैं, लेंस को दर्पण, गलत हो जाता है क्वेश्चन। मतलब बस ये आगे से देखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, जोन सी डेफिनेशन याद होती है उसे लिख देते हैं। कोई कोई उल्टी भी लिख देता है परिभाषा, दर्पण में लिख देगा लेंस की, लेंस में लिख देगा दर्पण की। नंबर 3 कौन सा बता रही थी मैं आपको, समतल दर्पण। जो समतल दर्पण है उसमें केवल एक स्थिति संभव है। जो आप अपने घर में अपना चेहरा देखते हो ना, डेली निहारते हो उस दर्पण में, उसे ही दर्पण कहते हैं, वो समतल दर्पण है। उसमें केवल एक स्थिति संभव है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एक स्थिति संभव है। ये बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अवतल दर्पण 6 प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, उत्तल दर्पण 2 प्रकार के और समतल दर्पण 1 प्रकार के। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के बनने के नियम। जो गोलीय दर्पण होते हैं उनसे प्रतिबिंब के बनने के क्या नियम होते हैं। ये तो हमारा किस प्रकार का है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलाई होती है। इसके हमने क्या किया है, उभरे हुए तल पे कलाई की है। इसी तरीके से इसके भी उभरे हुए तल पे कलाई है, इसके भी उभरे हुए तल पे कलाई है। 3 कंडीशन तो हमें लेनी है अवतल दर्पण की।
और 3 कंडीशन ही लेनी है हमें उत्तल दर्पण की। ये भी हमारा उत्तल दर्पण है क्योंकि इसके दबे हुए तल पे कलाई की है हमने अंदर अंदर, इसमें भी दबे हुए तल पे कलाई की है और इसमें भी, और उभरे हुए तल को क्या बना दिया गया है, परावर्तक पृष्ठ। आपने देखा होगा ये जो होता है आपके घर में बाइक होगी, बाइक में जो शीशा लगा होता है साइड में, वो तुमने देखा होगा बाहर से उभरा हुआ होता है, उस पे जब टच करके देखोगे ना आप, पीछे तो पेंट हुआ है तो उभरा हुआ होता है, मतलब वो उसका ये वाला पार्ट होता है। जो वो हमारी बाइक होती है ना, मोटरसाइकिल या फिर कार, उन सब में जो लगा होता है ना साइड में दर्पण, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि वो उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है वो, और उसमें प्रतिबिंब भी छोटा दिखाई देता है। आप उसमें अपना चेहरा देखना तो ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसे समतल दर्पण में दिखता है, उसमें थोड़ा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये उत्तल दर्पण होता है वो। अब देखो हम क्या देखने वाले, अवतल दर्पण। ये तो सबको पता है, ये जो रेखा होती है इसे क्या कहते हैं हम, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे जो बिंदु होता है ये होता है दर्पण का ध्रुव, और ध्रुव को लिखते हैं हम P से। यहाँ पे होता है हमारा फोकस, फोकस को लिखते हैं F से, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र C। इस तरीके से इसमें होगी कंडीशन, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का फोकस और दर्पण का वक्रता केंद्र C। इसी तरीके से इसमें होगी दर्पण का ध्रुव, फोकस F और वक्रता केंद्र C। अब देखो क्या होगा, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। अगर कोई यहाँ पे मतलब मान लो वस्तु रखी है, क्या है यहाँ पे कोई वस्तु है, मान रहे हैं हम वस्तु है कोई यहाँ पे, तो वस्तु से जो प्रकाश की किरण है, अगर प्रकाश की किरण कोई क्या समांतर आएगी, कैसे आ रही है, ये क्या है मुख्य अक्ष, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी परावर्तित होके। परावर्तित क्यों हुई, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण पे क्या होता है पेंट, प्रकाश की किरण ऐसे गिरेगी, ऐसे परावर्तित होके वापस आएगी। तो ये किरण आ रही है इस तरीके से एरो बना दिया, और ये परावर्तित होके इस तरीके से वापस आएगी। याद रखना ये नियम है, ये नियम इसमें भी फॉलो होगा, इसमें भी फॉलो होगा। अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से ही जाएगी, बस ये याद रखना है। अब दूसरा नियम क्या है, अगर फोकस से आएगी प्रकाश की किरण, देखो यहाँ पे कोई वस्तु है, प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है, ये प्रकाश की आने वाली किरण है, आने वाली किरण को आपतित, और जो परावर्तित होकर जाती है वो होती है परावर्तित किरण। तो क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। दूसरा नियम आपका ये है। फिर तीसरा देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, किससे आ रही है, वक्रता केंद्र से, प्रकाश की किरण आई तो वक्रता केंद्र से ही वो वापस चली जाएगी। ये आ रही है तो आने वाला एरो, और ये वापस जा रही है तो वापस जाने वाला एरो। ये तीनों आपको समझना है, बहुत ध्यान से देखो। प्रकाश की किरण यहाँ पे कोई गई, प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, और वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी ये नियम फॉलो होंगे। अब इसमें कहाँ लेना है हमें मुख्य अक्ष, देखो प्रकाश की किरण तो इधर ही डलती है, जिसपे पेंट नहीं होता दूसरी साइड डलती है। देखो इस साइड पेंट है तो इधर ही डलेगी, इसमें इधर पेंट था तो इधर डली थी प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर। ये हमारी लाइन होती है मुख्य अक्ष। अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ होता है, ये तो दर्पण का ध्रुव है P, इसमें भी ध्रुव है P, इसमें भी ध्रुव P। फोकस होता है यहाँ पे, और इसी से इतनी दूरी पे होता है वक्रता केंद्र C। मैंने आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध भी बताया था कि ये डबल दूरी होती है इसके, ये आधी होती है और ये इसकी डबल होती है। यहाँ पे तो होता है R और यहाँ पे होता है F। परिभाषा लिखवा रखी है चित्र से अच्छे से। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया, फोकस, और यहाँ पे क्या ले लिया, वक्रता केंद्र C। इसी तरीके से यहाँ पे भी ले लिया फोकस, और यहाँ पे ले लिया वक्रता केंद्र C। अब देखो प्रकाश की किरण किससे आनी है, समांतर आएगी। ये जो मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरण ऐसे इस पे समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से। आप इसे ऐसे मत मिला देना, ये फोकस से ऐसे तो आएगी नहीं क्योंकि ये तो परावर्तित होगी। ऐसे प्रकाश की किरण आई और ऐसे होगी परावर्तित, तो इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ये कहते हैं ना मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये प्रतीत हो रही है। ये पूरी सीधी रेखा नहीं, डैश डैश मिलानी है आपको। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से ही जा रही है, जा तो अब भी फोकस से ही रही है ये, लेकिन जाती हुई प्रतीत हो रही है। मुख्य अक्ष के मतलब समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। ये वाली किरण आपतित और ये परावर्तित। अब दूसरा, अब कहां से आनी है,
नंबर दूसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा था, फोकस से आएगी। कहाँ पे आई थी, यहाँ पे दूसरी किरण फोकस से। तो यहाँ पे फोकस से कैसे आएगी, ऐसे तो हम ला नहीं सकते, तो हम ऐसे लेके आएंगे फोकस से, इस तरीके से, और ये मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये प्रकाश की किरण फोकस से ही आ रही है, फोकस से आ रही है तो क्या जाएगी, समांतर। ऐसे तो जाएगी नहीं, तो ये समांतर इस तरीके से जाएगी इसके, ये आपतित ये परावर्तित, ये इस तरीके से क्या जाएगी, समांतर। फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी इसके। अब तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से आएगी। तो वक्रता केंद्र से तो ऐसे आनी चाहिए, तो यहाँ पे यहीं से आएगी प्रकाश की किरण। तो ये प्रकाश की किरण आई और ये आती हुई प्रतीत हो रही है इससे। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। आने वाली किरण तो ये रही, और वापस जाने के लिए एरो हम इधर को बना देंगे। आने के लिए ये है और परावर्तित भी इसी से होगी। ये मैंने आपको 3 नियम इसके बताए हैं, 3 इसके। ये नियम आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे जब प्रतिबिंब बनाओगे। इसकी 6 स्थिति, इसकी 2 स्थिति याद रखना है आपको। अगर प्रकाश की किरण किससे आ रही है, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, तो फोकस से जाएगी। फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी। ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए क्या है, उत्तल दर्पण में देखो प्रकाश की किरण तो इधर से आएगी, यहाँ पे प्रतीत होती है, मतलब प्रतीत हो रही है इस तरीके से। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, और वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको इसे समझाने का। अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आई तो प्लीज वीडियो को एक बार और देख लेना, सब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। कल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल मैं आपको अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताऊंगी। जो अवतल दर्पण होता है वो कितनी प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, 6 प्रकार से। 6 के 6 प्रकार से एक तो जरूर आता है पेपर में बनाने के लिए। एमसीक्यू में 1% बिल्कुल आना इसका 100% है, मतलब 100% आने की बिल्कुल गारंटी है। अवतल दर्पण से ही ज्यादा % बनते हैं आपके प्रतिबिंब की स्थिति, क्योंकि इसमें 6 स्थिति होती है। कोई भी एक स्थिति देता है कि जब वस्तु इसके और इसके बीच बनी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।